हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आपका स्वागत है। और आपको पता होगा कि लेबर लॉ की क्लासेस चल रही हैं, जिसके करीब करीब 250 एमसीक्यू हो चुके हैं। और मैं इसका पीडीएफ बना दूंगा, और इस पीडीएफ के लिए जो ये प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं यूट्यूब पे। जितने भी वीडियो अभी तक हुए हैं, करीब मुझे लगता है 7 से 8 क्लास हो चुकी हैं ओवरऑल एमसीक्यू की। किसी में 10 है, किसी में 50 है, किसी में 20 है, मतलब ऐसे ओवरऑल करके हो चुका है। ये करीब 300 हो जाएंगे अगर आज का कंप्लीट हो जा रहा है तो, ठीक है। और दूसरी चीज़ की अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। लास्ट एडमिट कार्ड आ चुका है, आपको पता है। और नहीं आपको पता है तो जाके डाउनलोड कर लीजिए। और लास्ट के 15 दिन में मेजॉरिटी फोकस आप इन सब्जेक्ट्स पे रखिए, जो सोशल सिक्योरिटी हुआ, लेबर लॉ हुआ, और इन सब पे, ठीक है। तो अभी लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अगर इसको मैं स्टॉप करके, अराउंड 300 हो जाएगा आज कंप्लीट, तो इसको स्टॉप करके मैं अकाउंट्स का सीरीज शुरू कर दूं, क्योंकि अकाउंट्स भी अभी बहुत बचा हुआ है और लास्ट के 5 दिन में, 4-5 दिन उसको भी लगे कंप्लीट करने में। उसके बाद करंट और मिसलेनियस चीज़ें भी खत्म करनी है, ठीक है। मैं बेसिक जितना हो सकता है कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं इसको स्टॉप करके, अगर आप बोलेंगे तो फ्राइडे संडे को, फ्राइडे से लेकर के मैं 3 दिन में कोशिश करता हूँ कि करीब 150 क्वेश्चन 50-50 का सेट लगा के अकाउंट्स का करा दूँ, तो थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा अकाउंट्स भी, ठीक है। तो जैसा हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप। बाकी पीडीएफ वहाँ पे मिलते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द टर्म सोशल सिक्योरिटी वाज ऑफिशियली फर्स्ट यूज इन। कब कहाँ मतलब ऑफिशियली यूज हुआ था, ठीक है। वैसे अगर देखेंगे तो जर्मनी में यूज हुआ था, ठीक है, स्कीम से तहत। लेकिन एक्चुअली जो ऑफिशियल यूज था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। उस समय पे फ्रैंकलिन डी करके वहाँ के न्यूयॉर्क के गवर्नर थे। उन्होंने इस चीज़ को, उस समय वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थे, उन्होंने इस चीज़ को ऑफिशियली उठाया था। कब? 1932 में, ठीक है। फिर उसके बाद जाके वो 1933 में ये मार्च में रेगुलेशन में आया। फिर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935 में वहाँ पे आया, ठीक है। ठीक है, 1935 में वहाँ पे ये एक्ट आया। और 1933 में रेगुलेशन, मतलब कि प्रेसिडेंशियल इनाग्रेशन हुआ, तो उसमें रेगुलेशन इसका स्टार्ट हुआ लॉ के लिए। और फाइनली जो एक्ट हुआ, क्रिएट हुआ, वो 1935 में हुआ, ठीक है। 1932 में फ्रैंकलिन डी थे, वही शुरू किए थे। तो इसका आंसर होगा बी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन आईएलओ रिलेटेड द राइट ऑफ एसोसिएशन। इसमें से कौन सा राइट ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है? देखिए, मैंने आपको पिछले भी वीडियोस में बाकी कराए थे। इसमें होगा कन्वेंशन 87, ठीक है। कन्वेंशन 87 कब हुआ था? 1948 में, ठीक है। 1948 में कन्वेंशन हुआ था, जिसमें कि राइट टू एसोसिएशन की बात की गई थी। और राइट टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग कब था? वो था 1949 में। जो कि कन्वेंशन कौन सा था? कन्वेंशन था वो 98। ये ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया। कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर एजुकेशन वाज रीनेम्ड इन 2016। सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर का रीनेम क्या बना दिया गया? तो वो बना दिया दत्तोपंत थेंगदी नेशनल बोर्ड ऑफ वर्कर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। आंसर होगा इसका सी, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट है इसका आंसर, इसलिए मैंने इस पर कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। द मैक्सिमम permissible threshold limit of explorer chemical and toxic substance manufacture process are provided under which schedule of फैक्ट्री एक्ट? बोल रहा है किस 1948 का जो फैक्ट्री एक्ट था, उसके में किस में ये चीज़ें प्रोवाइड कराई गई थी, किस एक्ट में, किस शेड्यूल में, कि मतलब कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब उनके बारे में जो रिलेटेड था, किस शेड्यूल में था? तो एक्चुअली वो था सेकंड शेड्यूल में, याद रखिएगा। सेकंड शेड्यूल ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948 में था। Which of the following for the first time made provision for compulsory rest interval and half an hour each day? किस फैक्ट्री एक्ट में इंटरवल, मतलब कि रेस्ट का देना पड़ा था, अलाउ किया गया था, एंड मतलब हाफ एन आवर ईच डे, ठीक है। आधे घंटे का इंटरवल आपको देना ही पड़ेगा। तो वो था फैक्ट्री एक्ट 1891, 1891 में क्या हुआ? रेस्ट देने की प्रविधि बना दी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू आईएलओ डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट की बात कर रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी इन चीजों में भी बहुत फंसाता है, इसलिए मैंने इसको रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और डिक्लेरेशन वॉज
A declaration was adopted at 86th session of the International Labour Conference. Declaration reiterates the binding nature of ILO Philadelphia Convention. The declaration required convention on 88-89 even the countries that have not ratified. तो that have not ratified जो आगे यही गलत है और not पूछा है तो आंसर होगा इसका सी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अंडर द एम्प्लॉय Compensation Act 1923, the minimum amount of compensation payable to an employee suffering from permanent total disablement. देखिए परमानेंट टोटल डिसेबिलिटमेंट की बात कर रहा है. अगर नॉर्मल बात किया होता तब तो अलग होता, लेकिन परमानेंट डिसेबिलिटमेंट में 1,40,000 का मिनिमम आपको देना पड़ेगा. ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिनिमम आप लोग को 1,40,000 का देना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोशल असिस्टेंट. सोशल असिस्टेंट का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ठीक है, चलिए बात करते हैं. इट इज फुली फाइनेंस बाय स्टेट. ऑब्वियस है कि मतलब सोशल सिक्योरिटी कौन दे सकता है, लगभग लगभग स्टेट ही देता है. बेनिफिट प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. ठीक है, बेनिफिट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ये भी बात सही है. द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ सोशल असिस्टेंट स्कीम इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये भी वही बात कर रहा है. सोशल असिस्टेंट इज सब्सटीट्यूट रेदर देन सप्लीमेंट, नहीं ये गलत बात है. इन सोशल इंश्योरेंस, तो यहाँ पे जिसमें डी है वो हटा दीजिए, तो ये ऑप्शन हट गया. अगर आपको पता हो डी तब भी आंसर निकल जाएगा, इसका आंसर होगा सी. ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग आर वर्कमैन अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. ठीक है, 1947 के तहत कौन सा मतलब प्रोविजन वर्कमैन कौन कहेगा. ठीक है, किसको आप बोलेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. अ पर्सन एम्प्लॉई इन अ टेक्निकल जॉब ड्रॉ वेजेस ऑफ 15,000 पर मंथ. ठीक है, ध्यान दीजिएगा 15,000 पर मंथ की बात कर रहा है, तो मतलब कि ये तो होगा जो 15,000 रुपये ड्रॉ कर रहा है टेक्निकल जॉब में, तो वो तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आएगा वर्कमैन में. फिर नेक्स्ट है, अ पर्सन एम्प्लॉयड इन सुपरविजरी कैपेसिटी ड्रॉ वेजेस 16,000 रुपीज पर मंथ. नहीं ये गलत है. ठीक है, ऐसा नहीं है, 60,000 वाला नहीं आएगा और सुपरविजरी में है तो. अ पर्सन एम्प्लॉय अ मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ड्रॉ सैलरी 10,000 रुपीज, ये भी गलत है, 10,000 से नहीं होगा. अ पर्सन एम्प्लॉय इन अ सुपरविजन ऑफ कैपेसिटी ड्रॉ वेजेस ऑफ 9,000 रुपीज पर मंथ, ये होगा. ठीक है, तो आंसर होगा इसका ए और डी, मतलब बी आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. द 1 मई 1927 वाज द फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड लेबर डे. कहाँ पे लेबर डे सेलिब्रेट हुआ था, तो वो हुआ था मद्रास में. मद्रास में फैक्ट्री भी बनी थी, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू द सेकंड नेशनल कमीशन, लेबर चेक ऑफ सिस्टम मस्ट बी मेड कंपल्सरी फॉर द मेंबर ऑफ ऑल रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एस्टेब्लिश्ड एम्प्लॉइंग. कितने लोगों पे चेक ऑफ सिस्टम माना, मतलब कितने वर्कर कंपनी में काम करेंगे या इस्टेब्लिशमेंट में काम करेंगे, तब जाके आपको ये चेक ऑफ सिस्टम सेकंड नेशनल कमीशन में लाया गया. तो वो थे 300 वर्कर. 300 वर्कर अगर हैं तो वो चीज़ें लाई जाएंगी. ठीक है. अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ. ये कौन सा एग्जांपल है, अगर मतलब जो अहमदाबाद में लेबर टेक्स यूनियन था, वो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन था, वो कौन किस चीज़ का एग्जांपल था, तो वो था इंडस्ट्रियल यूनियन का एग्जांपल था. ठीक है, और इंडस्ट्रियल यूनियन क्या होता है कि ट्रेड यूनियन दैट कंबाइन ऑल वर्कर बोथ स्किल एंड अनस्किल्ड. स्किल्ड भी होंगे इसमें, स्किल्ड भी होंगे प्लस अनस्किल्ड भी होंगे. ठीक है, अनस्किल्ड भी होंगे, ध्यान दीजिएगा. दोनों वर्कर हैं तो उसे इंडस्ट्रियल यूनियन में लेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैट्यूटरी अधेयर बॉडी. ठीक है, इसमें से कौन सा स्टैट्यूटरी अधेयर बॉडी नहीं है. ठीक है, तो इसका होगा, देखिए सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन इवेल्यूशन, ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी परमानेंट बॉडी है. सेंट्रल कमेटी भी नॉन स्टैट्यूटरी परमानेंट बॉडी है. ठीक है, और कमिटी ऑन कन्वेंशन भी है. तो ये तो तीनों परमानेंट बॉडी है. तो अधेयर बॉडी कौन सी हुई, ये हुई वेज बोर्ड. आंसर होगा इसका डी. नाम से भी देख के थोड़ा सा आप इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर इज करेक्ट. ठीक है, अब इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है. तो चलिए शुरू करते हैं. नेशनल कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट 1968. द नेशनल कमीशन रिकमेंडेड दैट वुड बी नॉट डिजायरेबल टू मेक यूनियन रिकॉग्नाइज कंपल्सरी अंडर द सेंट्रल लॉ, ये भी नहीं है. द कमीशन रिकमेंडेड दैट इट वुड बी डिजायरेबल टू मेक यूनियन रिकॉग्नाइज कंपल्सरी अंडर सेंट्रल लॉ, ये होगा आंसर इसका सी. क्या होगा, द कमीशन रिकमेंडेड दैट वुड डिजायरेबल टू मेक यूनियन रिकॉग्नाइज कंपल्सरी अंडर द सेंट्रल लॉ. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड.
ठीक है। सोशल असिस्टेंट, सोशल मीन्स ऑफ टेस्ट मतलब सोशल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन, और देखिए मैं कुछ का आंसर प्रोवाइड करा दिया हूँ जानबूझ के, क्योंकि उसमें बाद में आपको डिफिकल्टीज आए, वीडियो देखना पड़े, लास्ट टाइम में ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने उसका आंसर प्रोवाइड करा दिया है। और कोशिश क्या करिए कि आप पीडीएफ पे ही आप इसको लिख लिया करिए, आंसर को टिक कर लिया करिए, हाईलाइट कर लिया करिए। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एडहॉक बॉडीज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसमें से कौन सी एडहॉक बॉडी है अंडर द डिस्प्यूट, अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट? नेशनल ट्रिब्यूनल तो है भाई, ऑब्वियस। लेबर कोर्ट नहीं, लेबर कोर्ट नहीं होगा। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल नहीं। कोर्ट इंक्वायरी है। तो ए और डी तो हो गया। अब इसमें से अगर आंसर निकालना हो तो बी जिसमें और सी जिसमें काटिए, जैसे सी इसमें काट दीजिए। अच्छा ठीक है, इसमें बी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो अब इन तीनों में ऑप्शन बचता है। ठीक है। अब देखिए ए और बी किसमें किसमें, ए और डी, ए और डी इसमें भी है तो ये तो सीधा कट गया, ए और डी इसमें भी है, ई भी है, और डी ई है तो ए नहीं है तो ये भी कट जाएगा। तब तो ऑप्शन एलिमिनेशन, ग्रीहांसल रिड्रेसल कमिटी ये नहीं है, देखिए। तो अब बचा क्या, ए और डी, आंसर होगा आपका डी। ध्यान दीजिए, ग्रीहांसल रिड्रेसल कमेटी में टोटल मेंबर कितने होते थे? 6 मेंबर होते थे, मिनिमम चाहिए होते, तो ये ध्यान रखिए, ये सब क्वेश्चन मैं पिछले कराया है, और उन वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए जाके। ठीक है। As per provision of payment of gratuity Act 1970, employee working in a seasonal establishment shall to deem to continuous service he has served for not less than, कितने दिन के सर्विस से मतलब कितनी सर्विस से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है। 125 days during the period of establishment was in operating, नहीं, 75% of the number of days is on which establishment was operating, ये आंसर होगा बी। ठीक है, आंसर होगा इसका बी, 75% एटलीस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द यूनियन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इज नॉट ट्रू? ध्यान दीजिएगा, नॉट ट्रू की बात कर रहा है। ठीक है। कभी कभी होता है क्या है ना, आपका ध्यान इस पे जाता नहीं है, और क्वेश्चन सॉल्व करते समय पे आप अगर इस पे फोकस नहीं करेंगे तो आपका आंसर खराब हो सकता है। ठीक है। तो चलिए आते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हैज सबमिटेड अ हाफ ईयर रिटर्न टू रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन, ये सही बात है। आपको मतलब एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हैज टू सबमिट हाफ ईयर, हाफ ईयरली रिटर्न टू रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन। ठीक है, हाफ ईयरली आपको सबमिट करना होगा, तो पहला तो सही है पॉइंट। एनी पर्सन हु हैज अटेंड द एज ऑफ 18 कैन बिकम एन ऑफिस बियरर ऑफ द ट्रेड यूनियन, नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है। रिटायर्ड एंड रिटेज एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग एन ऑफिस इन ट्रेड यूनियन शैल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज अ आउटसाइडर, ये गलत बात है। ठीक है, ये सही नहीं है। तो अभी तक तो आपको जो अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ए सही है, बी गलत है, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ए सही है और सी भी गलत है, तो देखिए ये भी हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो बचा क्या, डी, मतलब डी वाला सही होगा अगर ऑप्शन से भी देखें तो। द नंबर ऑफ आउटसाइडर वर्किंग एज अ ऑफिस बियरर इन द रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन फंक्शनिंग अदर देन इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर शैल बी लिमिटेड टू 8, 8 लोग की लिमिट है, इससे ज़्यादा आप लोग काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होगा आंसर, आंसर इसका बी। देखिए मैंने दिया भी है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू relating to the Employee Provident Fund Appellate Tribunal under the Employee Provident Fund Miscellaneous Provision Act 1952? तो इसका होगा, ट्रिब्यूनल सेल कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली, गलत बात। अ पर्सन सो अपॉइंटेड इन डिजिग्नेटेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये भी गलत है। डिस्ट्रिक्ट जज कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये भी गलत है। अ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेल बी फॉर अ term of a 4 year from the date of assuming office attained age of 65 year whichever is earlier, 4 साल का होना चाहिए या फिर 6 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 साल या 65 ईयर, मतलब किसी आदमी को अगर आज नियुक्त कर रहे हैं, मान लीजिए अगर उसका 4 साल पहले कंप्लीट हो जा रहा है 62 ईयर के एज में या 63 ईयर के एज में, तो वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो जो वो 64 ईयर का ही है तो उसे 65 एक साल का ही टाइम मिलेगा, तो 65 जो भी पहले होगा वो खत्म हो जाएगा, उसमें रिटायर हो जाएगा वो आदमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द वॉलंटरी आर्बिट्रेशन इंक्लूड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 थ्रू एन अमेंडमेंट इन द ईयर। ठीक है, किस ईयर में अमेंडमेंट हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1956, ध्यान दीजिएगा। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन इंक्लूडेड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कब में, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन कब इंक्लूड हुआ था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में? तो 1956 के अमेंडमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रिस्क्राइब आवर एंड पीरियड ऑफ वर्कर फॉर अ चाइल्ड अंडर द चाइल्ड प्रोहिबिशन, इसमें से कौन सा कह रहा है नॉट प्रिस्क्राइब आवर है फॉर द पीरियड ऑफ वर्क ऑफ चाइल्ड अंडर द चाइल्ड लेबर? ठीक है,
तो अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसका भी वही ए बी वाला कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये चीजें जाननी पड़ेगी कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। नो चाइल्ड शैल वर्क फॉर मोर देन 3 आवर बिफोर ही हैड इंटरवल फॉर द रेस्ट ऑफ एन हाफ आवर। तो ये सही बात है। अब देखिए पहला सही हो गया, तो ऑप्शन में जा सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन कट सकता है। तो ये और ये ऑप्शन कट जाएगा, बचा क्या, ये और ये। अब इन दोनों में कोई होगा। अब देखते हैं बी। A person, the period of work should so arrange that inclusive of rest interval it shall not spread more than 6 hour। ये गलत बात है। तो जहाँ ये ए गलत हुआ, ये बी सही हो जाएगा। तो मतलब नो चिल्ड्रन शैल बी परमिटेड टू वर्क बिटवीन 8 PM to 7 AM। ठीक है, ये सही है, 7 AM। तो मतलब रात में 8 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी चाइल्ड को परमिशन नहीं थी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। बहुत ही आसान है, अतुल चटर्जी थे इंटरनेशनल लेबर, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसलिए आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the current amount of medical bonus paid to a woman employment under the benefit maternity benefit। कितना बोनस दिया जाता है maternity benefit के अंतर्गत। ठीक है, ये है 3500। ठीक है, आंसर होगा सी, 3500 रुपये दिया जाता है। एज पर प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें से ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं पहले भी कराया हुआ हूँ। बैंक आएगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल फॉर विच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कौन सा नहीं है, रेलवे के लिए है, मेजर पोर्ट्स के लिए है, ऑयल फील्ड माइंस के लिए है, लेकिन बैंक के लिए नहीं है। द सेकंड इंडस्ट्रियल ट्रूज रिजोल्यूशन वाज पास्ड इन द ईयर। सेकंड इंडस्ट्रियल ट्रूज रिजोल्यूशन कब पास हुआ था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। 1962 में, ठीक है, 1962 में ट्रूज रिजोल्यूशन पास्ड इन 1962। The ILO set forth few fundamental principles of the time of the inception. These principles are embodied in the form of charter of freedom of labor principle of again reformation of general conference along with the other charter and popularly known as Philadelphia Charter। Philadelphia Charter कब आया था बात कर रहे हैं। और बहुत ही ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्टली आ जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1944 में, उस समय वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था करीब, उसी के समय पे ये आया था फिलाडेल्फिया चार्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेटिंग द पेमेंट टुवर्ड द सिकनेस ऑफ बेनिफिट अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एलिजिबल एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब ये भी देखिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है ना, बहुत बार आपका ध्यान भटकता है कि कंफ्यूज करने के लिए। तो उस चीज के लिए 50%, देखिए अब क्या है, 50% ऑफ वेजेस फॉर मैक्सिमम 95 डेज ईयर। तो गलत होगा, एक साल में 90 दिन 50% ऑफ वेजेस मिलेगा, नहीं। 70%, देखिए बात क्या कर रहा है ये भी ध्यान लीजिए कि सही वाला पूछ रहा है गलत वाला। तो इसमें क्या पूछ रहा है, एलिजिबल एम्प्लॉय, कौन एलिजिबल होगा। तो एक्चुअली मैं डायरेक्ट इसका बता दे रहा हूँ, 70% ऑफ वेजेस फॉर मैक्सिमम 91 डेज, 91 डेज इन ईयर। 91 दिन होना चाहिए, 91 डेज होना चाहिए, 70% वेजेस मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द लिस्ट ऑफ इंजरीज डीम्ड टू बी रिजल्ट इन अ पार्लियामेंट परमानेंट टोटल डिसेबलिशमेंट परमानेंट डिसेबिलिटी आर प्रोवाइडेड इन विच शेड्यूल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट। तो किस शेड्यूल में परमानेंट डिसेबिलिटी का वो दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान है, शेड्यूल 1। फैक्ट्री एक्ट वाला कौन से शेड्यूल में था, शेड्यूल 2 में, जो टॉक्सिक सब्सटेंस वाला था। ठीक है, अंडर द प्रोविजन अंडर द provision for Factory Act 1948, the total number of hours of overtime in a quarter of a year shall not exceed। कितने घंटे से ज्यादा नहीं एक्सीड होना चाहिए, तो 60 आवर से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। इजी क्वेश्चन था। The foundation stone for Union Management Corporation is said to be have laid in India। फाउंडेशन स्टोन जो था यूनियन मैनेजमेंट का, वो कब पहली बार आया था, तो वो आया था टिस्को में 1938। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आप बेसिकली दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इन सब में सबसे पहले यही आया था। और इतना है नहीं कि जब ये सब चीज़ें आ रही हैं, यूनियन की बात की जा रही है, कंपनसेशन की बात की जा रही है, फैक्ट्री की बात की जा रही है, तो ये सब देखिए 750s के बाद के हैं, तो अभी ऐसे की चांसेस नहीं है। तो इतना आप कॉमन सेंस और दिमाग अपना इन सब चीज़ों में एग्जाम के टाइम पे भी यूज़ करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिकम द मेंबर ऑफ आईएलओ। ठीक है, इसमें से कौन मेंबर ऑफ आईएलओ बन सकता है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, मेंबर ऑफ आईएलओ। तो इसमें है कि कंट्री कंट्री एक है जो कि आईएलओ के मेंबर बन सकती है, क्योंकि लार्ज पॉलिटिकल पार्टी और ट्रेड यूनियन ये सब नहीं बन सकते, कंट्री टू कंट्री बनेंगे। ठीक है, और द चार्चिस्ट मूवमेंट इज स्टार्टेड इन ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग। तो ये चार्चिस्ट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था,
ठीक है, तो बहुत बार किया जाता है कि चार्टिस्ट मूवमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है और चार्टिस्ट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। तो ये वर्किंग क्लास ग्रुप था जो मतलब कि जिससे ये स्टार्ट हुआ था। तो 1840 में लेबर लेजिस्लेशन रिगार्डिंग द इंडिविजुअल एज द वर्कर वेयर एज सोशल लेजिस्लेशन कंसीडर हिम प्राइमरली एज अ सिटीजन हु अमंग द फॉलोइंग मेड द दिस। तो ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन, तो इसको याद कर लीजिएगा। इडवल वी विटल थे, ठीक है, इडवल वी विटल थे लेबर लेजिस्लेशन के लिए, और इसमें फॉर्म किया था इन्होंने, ठीक है। क्या था? सोशल लेजिस्लेशन कंसिडर प्राइमरली एज अ सिटीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी अप्रोप्रिएट डज नॉट कम अंडर द इन प्लांट थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, ये भी मतलब नॉर्मल ही क्वेश्चन है। इसका होगा द सिस्टम ऑफ अप्रोच डेवलपमेंट जॉन टी डनलप, ठीक है, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ रीजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल 1947 स्टेटेड दैट इंडस्ट्रियल पीस विल बी द मोस्ट enduring where it is founded on the voluntary settlement of industry dispute. Which of the following machinery was created for the purpose of the work industrial dispute act? इसमें से कौन सी मशीनरी बनाई गई थी? तो सिंपल सी बात है, वर्किंग कमेटी बनाई गई थी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की मैकेनिज्म और सेटलमेंट करें इन सब चीज़ों के बारे में। नोबल ऑर्डर ऑफ द किंग नाइट ऑर्डर वॉज लेबर नाइट ऑफ लेबर वॉज फाउंडेड फिलाडेल्फिया इन द ईयर। किस साल में फिलाडेल्फिया में नाइट ऑफ लेबर ऑर्डर आया था? ठीक है, तो बहुत ही इजी है। गांधी जी का जन्म जब हुआ था उसी समय आया था, 1869। द जॉइंट कंसल्टेटिव बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड लेबर वॉज सेटअप इन द ईयर। ठीक है, ये लेबर जो है जॉइंट कंसल्टिव लेबर इंडस्ट्री कब सेटअप हुआ था? तो 1951 में। ठीक है। व्हाट इज वाइल्ड कैट? बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल्ड कैट स्ट्राइक। वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या होता है? बहुत बार ये चीजें ऐसी क्वेश्चन आता है, स्ट्राइक क्या होता है और लेआउट क्या होता है, रिट्रेचमेंट क्या होता है। इसका भी मैंने पहले पिछले वीडियोस में करा दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। द स्ट्राइक कॉल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वर्कर ऑन अ स्प्योर द मूवमेंट विदाउट एनी फॉर्मल नोटिस टू एम्प्लॉयर और एनी कंसेंट फ्रॉम द रिलेवेंट यूनियन। ठीक है, यही है वाइल्ड कैट। वाइल्ड से नहीं होता कि काफी गुस्से वाला वो टाइप का, तो मतलब बिना बताए जाके स्ट्राइक पे बैठ जाना, वो टाइप का। देखिए इसका मैंने आंसर भी दे दिया इसीलिए क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और इंपॉर्टेंट भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू डनलप इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में? ठीक है, इसमें से कौन सा डनलप स्टेट रिलेशन के हिसाब से ट्रू नहीं है? इट कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक कंपोनेंट नेमली एक्टर, आइडियोलॉजी, रूल्स एंड इन्वायरमेंट कंटेस्ट। ये सही बात है, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि नॉट की बात कर रहा है, देख लीजिए। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ रूल्स दे कैन बी बोथ सब्सटेंसिव एंड प्रोसीड्यूरल। ठीक है, ये भी सही है। इन द रिस्पेक्ट ऑफ कंटेस्ट इट इन इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंटेस्ट, ये भी सही है। इन रिस्पेक्ट ऑफ आइडियोलॉजी एंड देयर इज नो नीड टू हैव कंसिस्टेंसी बिटवीन द आइडियोलॉजी एंड एक्टर, ये गलत है। नो नीड, देखिए निगेटिव टर्म काफी हद तक गलत होते हैं। देखिए यूपीएससी में आप ध्यान दीजिएगा ना कि ओनली, ऑल, ये सब जो है ना एक्सट्रीम वर्ड होते हैं ना, इसको इग्नोर करिएगा। वैसे स्टेटमेंट हमेशा गलत ही होते हैं। तो चलिए आज का यही रहा, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप जैसा कमेंट बॉक्स में आज मुझे बताएंगे वैसा मैं करूँगा कि क्या लाना है अकाउंट्स के लिए या नहीं। और बाकी आप टेलीग्राम चैनल और चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।